अरे ये वो ज़माना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वो ज़माना है जब मुल्क जो है नज़रियाती एतबार से दो हिस्सों में बटा हुआ था। सर मुल्क टूट चुका था और मुशरकी पाकिस्तान जा चुका था। ये उस वक्त की बात है, मैं आपसे उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त बिल्कुल दूसरे ख्यालात थे मेरे, और मैं बदल रहा था। NSF में मैं हुआ करता था, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन में, रशीद ग्रुप में 1971 तक मैं हुआ करता था। जो ही पाकिस्तान टूटा है, मशरकी बाजू गया है, और उसके बाद उसके साथ साथ जो हरकतें हुई हैं, जो ही 90,000 फौज गिरवी रखवाई गई, जो सियासी बटोरे हुए, और वो जो गलत तारीख पढ़ाई गई और बताया गया, जो आज आपको मुताला पाकिस्तान में मिलती है, इंतहाई गलीज़ किस्म की चीज़ें थी वो। मैं उनके हक़ में नहीं हूँ। उससे मेरा दिमाग बदला था। तो मैंने कहा इसको आप रखें सेट करके, हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे जिसको हम समझते हैं वो पाकिस्तान। तो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से, NSF से फिर आप जमीयत की तरफ कैसे आए? नहीं, ये अच्छा सवाल है, खुशी हुई आपने किया। जमीयत की तरफ कैसे आए? नहीं, मेरे हमेशा से ख्यालात जो है रासिखुल अकीदा रहे हैं। मेरा पूरा घराना या तो मुस्लिम लीग की साइड का है, या आप समझ लें जमात इस्लामी का, उन लोगों की तरफ का है। तो मैं उन लोगों के साथ उठा बड़ा हूँ। वो मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है कि पंज वक्ता नमाजी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, लेकिन मेरी उठान उसी ख़ानदान की है। और मैं उन मसाजिद में वाज सुनने जाया करता था जहाँ उर्दू में वाज हुआ करता था, जो मेरी समझ में आता था। यही नहीं कि आलमून तालमून पढ़ा आपने और चले गए, मेरी तो कुछ नहीं समझ में आता था। इस वजह से दिल्ली कॉलोनी की एक मस्जिद है जिसका नाम है बड़ी मस्जिद, जहाँ पे मौलाना अब्दुल वकील खतीब वाज करने के लिए आते थे, उर्दू में वाज किया करते थे। वालिद साहब ने कहा ये जितनी ये नमाज यूँ पढ़ते हैं, अच्छा हम लोगों के जो है वो नमाज नाफ पे यहाँ रख करके नियत बांधी जाती है, वो लोग रफ़ा यदैन करते हैं, ये लोग नहीं करते। तो वालिद साहब मरहूम ने मुझसे पूछा था, यार तुम वहाँ क्यों जाते हो बड़ी मस्जिद में? हमारी मस्जिद छोटी मस्जिद कहलाती थी। मैंने कहा मैं इसलिए जाता हूँ कि मुझे वाज समझ में आता है, वहाँ जो कि मुझको समझ में नहीं आता। कहने भाई इतनी सी बात है? मैंने कहा जी इतनी सी बात। कहने यार जाया करो, जाया करो। यानी वालिद माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल ख्यालात के थे, खुले जहन के आदमी थे। मुझे नहीं मालूम खुला या बंद जहन आप क्या कहेंगे। उनको सामने का हाल पता था कि यार समझा करो, जाओ जहाँ से जा करके सीख सको सीखा करो। आप उसको अगर खुले दिल के या खुले जहन के कहें तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं हो रहा। मैंने कभी उनको इस तरह से देखा ही नहीं। इतना मैंने उनको ज़रूर देखा कि अगर मैंने कुछ पढ़ना चाहा तो उन्होंने मुझको रोका नहीं, कुछ करना चाहा तो उनको रोका नहीं, बल्कि आखिर दिनों में तो ये आ गया था कि शाहिद मियाँ इतना तो बता, मेरे घर का नाम शाहिद भी है कि इतना घर पे आपको शाहिद मियाँ कहते हैं? जो मियाँ नहीं कहते, शाहिद जो कहे आकर के शफी नकी जामई है, तो ये समझ जाते थे ये इसका जोग्राफिया बाहर का है। कोई आकर के कि शाहिद है, या फ़ोन आ जाए शाहिद हैं, इनको पता था कि ये बहुत ही करीबी सर्किल है। ये तो मेरे ख़ानदान वालों का था, ये इतने करीबी दोस्तों का था कि वो मतलब एक पतलून के दो पाँच आप समझ लें, वरना शाहिद कोई और नहीं कहता था। ये जो दो नाम, इसके बारे में एक बात कही जाती है कि जिनके दो नाम होते हैं, यानी घर में अलग नाम, बाहर अलग नाम, शख्सियत भी दोहरी हो जाती है तकरीबन। ये जिसने कहा है दुरुस्त कहा है। अगर मुझसे कोई शफी नकी जामई कह करके बात करता है, आप यकीन करें मेरी शेरवानी दूसरी होती है, भले अंदर कितनी परेशानियां क्यों ना हो, ऊपर की शेरवानी दूसरी होती है। यार इसका जोग्राफिया कुछ और है, ये मुझे किसी और नाम से जानता है, और ये मुझे जानता है कि ये कहाँ से है, क्या है। कोई शायद बात करे, हाँ यार ठीक है चलो मैं नेकर में भी साथ चला जाऊंगा, ये मेरी दूसरी शख्सियत है, बड़ा खुला डुला रहूंगा। शफी नकी जामई आप कह करके देखें तो एक खामा खा की वो आती है घबराहटों में, परेशान सा हो जाता हूँ यार ये क्या कर रहा है। लेकिन जो उस नाम ही से जानते हैं तो ठीक है। मेरे ख़ानदान में आप चले जाएं, कोई शफ़ी या नकी या जामे ऐसी कोई चीज़ नहीं कहता, शाहिद डांट पड़ती है आज भी। और ये क्या करके घर की ख़वातीन हो या कोई हो शाहिद का, तो दो शख्सियात दो पर्सनालिटीज़ होती है, मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ, बिल्कुल होती है। अगर आप शाहिद के तौर पर मुझे देखें तो मुझे अपना रंग दूसरा नज़र आता है, चेहरा शक्ल शीशे में या आईने में यकसा नज़र आती है। लेकिन आप मुझसे पूछिए कि शाहिद होकर मैं कितना शरीर था, और शफ़ी होकर के मैं खामखा कितना शरीफ बनना या बनने की कोशिश करता हूँ। दोनों की दोनों बनावटी, फेक न्यूज़। अच्छा, अब आइए हम उस दौर पे वापस आते हैं जिसका जिक्र दरमियान में रह गया। आज आप कोई ऐसी चीज़ ना छोड़िएगा जिसका जिक्र दरमियान रह जाए। नहीं इंशाअल्लाह ताला। ठीक। जिस ज़माने में पाकिस्तान टूट गया, उसके बाद मुल्क जो है नज़रियाती एतबार से दो हिस्सों में बट गया। खुद हमारे कॉलेज में भी असातिज़ा भी नज़रियाती एतबार से बटे हुए। बिल्कुल। आपने इखलाक अख्तर हमीदी साहब का नाम लिया, तो वो बाएं बाजू के तलबा के
एक तरह से मुरब्बी थे। अताउल्लाह हुसैनी साहब जिन्होंने आपकी तरबियत की, ख़ास तौर पर आपके फ़न तकरीर में आपको उन्होंने बड़ा मकाम दिलाया अपनी मेहनत से, तो उनका दाएं बाजू से एक तरह से ताल्लुक़ था, दाएं बाजू की फ़िक्र से ताल्लुक़ था, कह सकते हैं। तो आप अब क्या महसूस करते हैं कि क्या असातिज़ा का इस तरह से नज़रियाती एतबार से बढ़ जाना मुल्क के लिए और तालीम के लिए बेहतर था या नहीं? मैं अब माजरत के साथ आपसे मैं इख्तलाफ करूँगा। हाँ। अगर ये कंट्रास्ट मुझको न मिलता, हाँ। और ये न मिलता, मैं अखलाक अख्तर हमीदी का स्टूडेंट हूँ, तारीख़ मैंने उनसे पढ़ी, और जितनी उम्दा तारीख़ उन्होंने पढ़ाई, मुझे नहीं पड़ता कि किसी और ने पढ़ाई हो। मैं प्रोफेसर करार हुसैन का शागिर्द हूँ, जैसी अंग्रेज़ी उन्होंने पढ़ाई है और जो उनके ख्यालात थे, जौहर साहब के वालिद माजिद जो अभी करार साहब के हवाले से एक सवाल आपसे करूंगा, जरा चुपता हुआ सवाल होगा, आप मेरे ख्याल में शतीर ले आए, ठीक है। तो अगर वो मुन्ना पढ़ा, नबीदात खान साहब थे, उन्होंने मेरे कॉलेज में एनडी खान साहब, जिनके साहबजादे बाद में पाकिस्तान में लॉ मिनिस्टर बने या अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर, बहरहाल कानून के शोबे से वो वाबस्ता रहे, वो भी मेरे असातिज़ा थे। अगर ये कंट्रास्ट मुझे ना मिलता तो मैं शायद एक तरफा क़िबला लेकर के बैठा रहता, मुझे दूसरे क़िबले का पता ही ना होता। इसका मतलब ये हुआ कि इख्तिलाफ़ फ़िक्र व नज़र के लिए नज़रियाती एतबार से तकसीम हो जाना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हक़ाइक़ नहीं बदलने चाहिए, दूसरी साइड का पता होना चाहिए। इसके होने के लिए आप पढ़ेंगे, इसके होने के लिए या इसको हासिल करने के लिए आपको दूसरी साइड का पता होना चाहिए। लोगों को अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो बार बार मुख्तलिफ अंदाज से कह के चली गई, जो कौमें अपनी तारीख याद नहीं रखती उनका मुस्तक़बिल नहीं होता। कौम को अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। तो अब जो है एक नहीं भुलाना चाहिए। आइडियोलॉजी लेस ज़माने में ज़िंदा हैं। अब किसी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक ज़रपरस्ती है, मादा परस्ती है, चीज़ों को जमा करने का रुझान और ज़रपरस्त बनने का शौक़ है, और कोई नज़रिया हयात, कोई फ़लसफ़ा हयात किसी के पेश नज़र नहीं है। तो ये इस सूरत हाल को आप किस निगाह से देखते हैं? मैं उसी निगाह से देखता हूँ जिस निगाह से बहादुर यार जंग देखा करते थे, या जिस निगाह से खिलाफत को बचाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर या शौकत अली देखा करते थे, या दौर जदीद में आकर के खलीक़ुज़्ज़मा और तकी साहब और रईस अमरोही देखा करते थे। मैं उस तरीके से देखता हूँ। फ़लसफ़ा था, ज़रूरत थी उस वक्त। आज की ज़रूरत फ़लसफ़ा नहीं है, ना किसी के पास वक्त है उन मनाक़शों का, मनाजरों का। आज आकर के इतना पिस गया है इंसान कि उसको, मैं आ रहा हूँ उस गुफ्तगू की तरफ जो मेरा हिस्सा नहीं है, ना मैं हिस्सा बनना चाहता था। महंगाई ने उसको मार दिया है। फ़लसफ़ा और नज़रियात ये रख लें आप जेब में, उसको जो सुबह से निकलता है शाम तक कुछ ना कुछ करके लाए, वरना वो मारा जाएगा, घर में बच्चे, सर्वाइवल का मसला है, ऐसा वैसा ऐसा खतरनाक मसला। तो उसके पास न पढ़ने का वक्त है, न उस जाहिल के पास सब्र बाकी बचा है, न वो सब्र अय्यूबी की ताबीर है, कुछ नहीं। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो अहदे यूसुफी तो है, अहदे इंसानियत नहीं है। अब जिस दौर में जी रहे हैं वो अहदे फ़लसफ़ा तो नहीं है, ठीक है, दौरे फ़लसफ़ा नहीं है। सर रोटी लाएं, कपड़ा लाएं, मुझे मकान दें तो शायद मैं आपकी बात सुनूं, भूखा ना मरूं। मुझे आप फ़लसफ़ा दें, मेरा पेट नहीं भरेगा। आप मुझे वाज दें, मेरा पेट नहीं भरेगा। आप मुझे तावीज़ दें, आपकी कमाई तो हो जाएगी, साली आपकी जेब भर जाएगी। साली बड़े आम माना में है, गाली नहीं है, ठीक है। तो उसको नहीं ठीक कहा है, फिर बाद में आप कह देंगे यार वो तो बड़े मानों में ले रहा हूँ जिन मानों में कहा जाता है। शुक्र खुदा का, वरना कभी फतवे नाजिल होने शुरू हो जाए, बहुत ही बेहुदा आदमी, कैसी ज़बान बोलता है, लचर आदमी। तो भुट्टो साहब भी कहा करते थे कि गलती से मुंह से निकल गया, काट दो काट दो काट दो काट दो। तो उसी राह पे आप भी हैं। देखें, अब आपने देखे ना, आप गुफ्तगू के जाल में इस तरीके से फंसाते हैं। आप एक असल में मकनातीस हैं और अपना मकनातीसी मैदान भी अपने साथ रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप उसका पावर बढ़ाते रहते हैं कि कहीं से ये वो चुंबक, ये वो मकनातीस है कि उसमें लोहे का कोई भी जर्रा आए तो बेटा फिर और तो करीबा, फिर तो और करीबा। अब आपने भुट्टो का नाम छेड़ करके मेरी रगे शैतानत आपने छेड़ दी कि वो भी वो कहा वो शख्स अपने दौर से स्वीकारनों की तरह 50 साल पहले पैदा हो गया। बहुत काबिल थे, बहुत काबिल थे। कुछ एक चीज़ें आप फ़लसफ़े या पॉलिटिक्स के एतबार से मुतासिर रहे। मैं रहा,
अच्छा, कोई बबांगे ढोल में कहता हूँ मैं, बिल्कुल मुतासिर रहा। लेकिन जैसा तो करारदाद पाकिस्तान फाड़ी गई है, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान नहीं बचा, जिस वक्त ये कहा, और भी बातें उनसे मंसूबे हैं कि जो उधर तुम इधर हम, हालांकि वो उन्होंने नहीं कहा था, वो हेडिंग कहीं और से आ रही थी। और जिस वक्त ये जो हरकतें हुई, ये मेरी समझ से बाहर है, जिसको इंतहाई गलत अंदाज में मुताला पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टडीज पेश कर रहा है। मैं उनसे मुतासिर रहा हूँ, उनकी सारी चीज़ों का मैं हामी नहीं, लेकिन क्या ऑरेटर था, कैसा वकील था, और बड़ी मुश्किल ये अपने से अच्छा ऑरेटर समझते हैं उन्हें। मैं मुझे आप फिर फंसा रहे कि मैं ये कहूँ कि मैं, क्योंकि आपकी शोहरत, वजह शोहरत तो खिताबत ही है ना, और उनकी वजह शोहरत भी खिताबत है, चाहे यूएनओ में करें या अवामुन्नास से खिताब करें, और आपकी वजह शोहरत भी खिताबत है। तकरीर मैं कर लेता हूँ। खिताबत या खतीब में मैं सिर्फ मौलाना बहादुर यार जंग को और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को मानता हूँ। ये खिताबत नहीं है, ओ माई एक तरफा टिकट वापस बताना, मैं टांगे तोड़ दूंगा, ये सब चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। इत्तफाक की भुट्टो साहब की तकरीर मैंने देखी भी, सुनी भी है। ये खिताबत नहीं है, ये तकरीर है। तकरीर में भी ये एक अवामी अंदाज है। बहुत तकरीर और खिताबत में फ़र्क क्या करते हैं आप? खतीब होता है वो, खिताबत वो ऐसी लड़ी से लड़ी प्रो करके आता है। अगर वो अफकार बयान कर रहा होगा तो फिर मैं सैयद सलमान अहमद नदवी को लेकर के आऊँगा, तो वो थे खतीब। उसवे हसना में, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि खिताबत में इल्मियत होती है, तकरीर में जहालत होती है। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। उसमें ये है कि सैयद सलमान अहमद नदवी ने किताब लिखी है खुतबात मद्रास, जी बहुत मशहूर किताब है। उसमें उसमें हसना वो बयान कर रहे हैं, ये उनका खुतबा है, खिताबत ये है। वो तकरीर में बता रहे हैं, खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल का वो ले ले आप। ये है खिताबत, जिसमें इल्म होता है, दलील होती है और मिसाल होती है। जैसे सैयद सलमान अहमद नदवी का मैं बताता हूँ, उमन में कोट करता हूँ जो मैंने वहाँ से सीखा खुतबात मद्रास से। वो बताते हैं कि हुजूर के पास क्या था, इन लोगों के पास क्या क्या था। हुजूर के पास सारी सलाहियतें यकजा हो गई थी। उनके पास क्या था? आदम का खुल्क, शीश की मार्फत, नूह की सख्ती, अयूब का सब्र, यूनुस की आवाज़, दाऊद की आवाज़, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, याहिया की पाकदामनी, सुलेमान की शौकत, याकूब का गिरिया, यूसुफ का हुस्न, ये सब समेट के रख दिया। मैं इसको खिताबत मानता हूँ सर, ये इल्म है। उसकी तकरीर में ये चीज़ें आ गई। अगर आप ये मुझे किसी अवामी तकरीर में ये गौहर नायाब निकाल के दिखाएं। चलिए, तकरीर पे बात आई तो मैं ज़रा एक बात और पूछ लूँ आपसे कि ये बात कही जाती है कि आपकी ज़माने तालिबनी जो तकरीरें थीं, अगर सब नहीं तो बेशतर तकरीरें वो अताउल्लाह हुसैनी साहब ने लिखवाई। बिल्कुल दुरुस्त, तो ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। और आपसे किसी ने जब ये कहा कि भाई आप तो लिखवाई हुई तकरीरें आप करते हैं, तो आपने कहा तकरीर लिखी नहीं जाती, तकरीर की जाती है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? ये ज़बान का फ़र्क है। अच्छा, ज़बान का फ़र्क है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन्होंने ऐसे इक़दामात उठाए, इक़दामात उठाए नहीं जाते, इक़दामात किए जाते हैं। कदम उठाया जाता है, इक़दामात किए जाते हैं। ये ज़बान का इम्तिज़ाज है, ज़बान का इस्तेमाल है, इससे ज़्यादा का नहीं। एक अपने आप में किसी की लिखी हुई तकरीर को रट करके कर देना, पढ़ देना, जो मैंने सेकेंडरी स्कूल तक की, लेकिन उस वक्त तक आप मंज चुके होते हैं। अच्छा। भट्टे में पक चुके होते हैं। रद्दाब आप नहीं होते, पक्की ईंट होते हैं। उसको इस्तेमाल करके देखें, फिर आपको पता चलेगा इस मकान में ईंटें लगी हुई, मिट्टी के रद्दे नहीं लगे हुए। उस मंजिल से गुजरने के बाद आपको ज़ोर बयां आएगा। उस मंजिल से गुजरने के बाद आपको खिताबत आएगी, बकौल आपके खिताबत, या उसमें इल्मियत आएगी। ऐसे नहीं आ सकती। मैंने रट करके तकरीरें की हैं, लेकिन जब फिर बदी मुकाबले आए, उस वक्त मेरे वालिद मरहूम नहीं तकरीर कर रहे थे। उन्वान आपको दे दिया गया, अब आप लाएं पिछले मुकर्रिर की तकरीर, उससे उसका बयान उठाएं, उसकी तरदीद करें, फिर रटी हुई तकरीर का हिस्सा दे मारे, फिर मुकाबला जीत कर जाए। मुकर्रिरों के से एक शिकायत है, पढ़े लिखे लोगों को मुकर्रिरों से एक शिकायत है कि उनका कहना ये है कि ये जो मुकर्रिर होते हैं, इनमें कोई फिक्री गहराई नहीं होती। सुन लें, बात सुन लें। अच्छा, फिक्री गहराई नहीं होती, बहुत ज़्यादा इल्म भी नहीं होता इनको। ये एक प्याज की तरह होते हैं कि इसको छीलो तो छीलते चले जाओ, आखिर में निकलता कुछ नहीं है। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये मुकर्रिरों के बारे में बात कही जाती है। पता नहीं उसने किस हालत में कही है ये बात। खतीबों के बारे में नहीं, मुकर्रिरों के बारे में। मुकर्रिरों के बारे में भी जिसने कही, अब शोरिश काश्मीरी जैसा मुकर्रिर, वो खतीब भी है, वो मुकर्रिर भी है।
मुकर्री के बारे में जिसने ये बात कही है तो वो भांग के नशे में था, हाँ। सस्ते नशे में था, अच्छा। या पक्का अफ्यूनी था, या आप रद्द-ए-अमल में तो नहीं कह रहे? हरगिज़ नहीं, अच्छा, हरगिज़ नहीं, अच्छा। या वो डायरेक्ट इंजेक्शन लिया करता था मॉर्फिन के। अक्ल और शऊर वाला ये बात कह नहीं सकता। हाँ, खुद को अगर वो नाक़िद समझ ले ये कह करके तो उसका इलाज ज़रूर होना चाहिए किसी न किसी। नहीं, इन मानों में ना कि देखिए तकरीर में आमतौर पर कोई ठोस बात नहीं की जाती, लफ्जों से खेला जाता है। मसूद साहब, मैं आपकी राय से मुत्तफिक ही नहीं हूँ। अच्छा, लफ्जों से नहीं खेला जाता। अच्छा, तकरीर करने आता है, उसको कहा जाता है कि आधा घंटा है या 3 मिनट में, हाँ। उसमें उसको बात समेटनी होती है। मौलाना कौसर नियाज़ी को आप क्या कहेंगे, हाँ। वो मुकर्रिर थे, पढ़े लिखे थे, हाँ। हाँ, उसकी बातों की गहराई और गहराई को अगर आपको देखना हो तो उसमें प्याज, छिलका, अंदरूनी घेरा, उसके बाद कार्बन डेटिंग और उसकी जड़ तक आप नहीं पहुंच सकते। बहुत बड़ा मुकर्रिर। चलिए ठीक है, अब मैं एक और बात पूछता हूँ आपसे। मैं आपको तसल्ली आपकी हो सकी नहीं होगा, आप कहें नहीं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हर एक को आप उस पर नहीं कर सकते। नहीं, ये दावा ही नहीं किया। अच्छा।